नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है यूजीसी नेट की तैयारी की शुरुआत कब से करें। इस तरीके का कमेंट्स बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस चैनल पर किया था, तो हमारे दिमाग में आया कि इस परीक्षा को लेकर सही समय पर सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो यूजीसी नेट की परीक्षा को उस तरीके से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में चर्चा का विषय नहीं माना जाता है जिस तरीके से सिविल सर्विसेज, एसएससी या फिर जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसको लेकर चर्चा हमेशा होती रहती है। जैसे सिपाही भर्ती, सिविल सर्विसेज में जो भी परीक्षाएं होती हैं, आरओ, एआरओ, उस तरीके से यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर हमारे समाज में बहुत कम चर्चा होती है, जिसके वजह से ढेर सारे विद्यार्थी इस परीक्षा को तब जानते हैं जब वो किसी अच्छे महाविद्यालय में या फिर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं और अपने सीनियरों को इस परीक्षा में बैठते हुए देखते हैं। तब ये पता चलता है कि इस नाम की भी कोई परीक्षा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया या फिर जब से ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आया हुआ है तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा शुरू हो गई है। तो यूजीसी नेट की तैयारी को लेकर हमारे दिमाग में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और किन किन प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए, बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, एक परीक्षार्थी के तौर पर हमने उसको देखने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक इस वीडियो को आप देखेंगे और जो कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे या फिर जो भी बिंदु छूटे होंगे उनको आप कमेंट्स करेंगे, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूजीसी नेट की तैयारी की शुरुआत कब से करें, उसके पहले हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं जिनको कि ध्यान में रखना जरूरी है कि इस परीक्षा में उम्र की सीमा क्या हो सकती है, कितने से कितने उम्र के लोग इसमें बैठते हैं। इसको लेकर भी बहुत सारा कमेंट आता रहता है कि इसकी एज लिमिट क्या है, कितने से कितने लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इस प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। इस परीक्षा की योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और कौन लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। इस परीक्षा का जो पेपर होता है उसका माध्यम क्या होगा, किस माध्यम में इसका पेपर कराया जाता है, जो भी अंक योजना है या फिर मार्किंग है वो किस तरीके की है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, या फिर एक प्रश्न के कितने अंक दिए जाते हैं, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने पेपर होते हैं और उसमें कितने कितने प्रश्न आते हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में हमने यूजी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चर्चा की थी, तो ढेर सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया कि यूजीसी नेट में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत है क्या, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन था, मैं इस परीक्षा में बैठ सकता हूँ या सकती हूँ कि नहीं। तो इस तरीके के कमेंट आप लोगों के आए हुए थे, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है, या फिर हिंदी विषय से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो इस परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस उम्मीद से करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का इसमें समाधान हो जाए। तो देख रहे हैं, सबसे पहले एज लिमिट यानी उम्र सीमा को अगर ध्यान में रखा जाए तो इस परीक्षा के लिए जो उम्र सीमा है कम से कम यानी जो न्यूनतम है उसकी कोई यहाँ पर बात नहीं की गई है कि कम से कम कितना होना चाहिए। जैसे कुछ परीक्षाओं में आप जाएंगे तो उसमें रहता है कि 21 से लेकर 30 वर्ष की उम्र के लोग ही इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई उम्र सीमा का बाउंडेशन नहीं है कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। हाँ, अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए इसकी चर्चा जरूर की गई है, और वो भी दो कैटेगरी में इसकी चर्चा की गई है। एक कैटेगरी बनाई गई है जेआरएफ की और दूसरी कैटेगरी बनाई गई है नेट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेआरएफ की उम्र सीमा को लेकर। जेआरएफ की उम्र सीमा जनरल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व में आप देखेंगे तो 30 वर्ष से अधिक न हो, इस बात की चर्चा की गई है कि अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैटेगरी वाइज कुछ उम्र को में छूट दी गई है, जैसे कि आप ओबीसी में हैं या फिर एससी में हैं या एसटी में हैं तो आपको अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो इसका मतलब है कि यूआर कैटेगरी में 30 वर्ष जेआरएफ के लिए और अन्य कैटेगरियों में 35 वर्ष तक आप जेआरएफ की परीक्षा को दे सकते हैं या फिर
जेआरएफ क्वालिफाइड हो सकते हैं। अब ये जेआरएफ क्या है? जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, यानी कि एक तरीके की फेलोशिप आपको दी जाती है जिसकी वजह से आप रिसर्च करते हैं और आपको उस रिसर्च के एवज में कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। वैसे भी आप अपने जीवन में छोटी मोटी छात्रवृत्तियां जरूर देखे होंगे, 1000-2000 जिसमें, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में नहीं जा सकते थे, वो इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी जेआरएफ में एक कैटेगरी और है जो कि बाद में आपको पता चलेगी, एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये इन सबकी जो अवधि है 5 वर्ष तक है, लेकिन आप अगर सही टाइम पर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो शुरुआती के 3 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगा और फिर इसके बाद 2 साल आपको एसआरएफ मिलता है, ठीक है। तो दोनों के स्कॉलरशिप में थोड़ा अंतर हो जाता है, एसआरएफ में कुछ कंटेजेंसी इत्यादि बढ़कर मिलती है और उसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप के तौर पर देखा जाता है। तो देखिए, शुरुआत में अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा कोई नहीं बताई गई है, अधिकतम उम्र सीमा जरूर बताई गई है कि जेआरएफ के लिए 30 वर्ष जनरल कैटेगरी में और अन्य कैटेगरियों में देखा जाए तो 35 वर्ष तक इस परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। और वहीं पर एक और डिस्कशन किया गया कि एलएलएम अगर आप किए हैं, एलएलबी एलएलएम किए हैं, तो 3 वर्ष की आपको अधिकतम छूट दी जाती है। तो यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं वो एलएलएम इत्यादि से तो नहीं होंगे, बाकी को आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई न्यूनतम उम्र सीमा तो नहीं है, लेकिन अधिकतम जरूर है 30 जनरल के लिए और अन्य कैटेगरियों में 5 वर्ष की छूट के साथ 35 वर्ष तक उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे जेआरएफ इत्यादि नहीं करना है, एक बार किसी तरीके से नेट हो जाए, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि नेट के लिए किसी भी उम्र सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जैसा कि यहाँ पर 30 और 35 दिया गया है, यहाँ पर इस तरीके का नहीं है, आप इसको आजीवन एग्जाम इसको दे सकते हैं। अभी तक इस तरीके का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। मान लीजिए आप लेट से सोचे कि इस परीक्षा में हमें बैठना चाहिए और आपकी उम्र हो गई 30 साल, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, आप बैठेंगे जरूर, लेकिन आप केवल नेट क्वालिफाइड हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जेआरएफ नहीं करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, तो भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए किसी भी उम्र की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। जेआरएफ के लिए इसकी उम्र सीमा जरूर निर्धारित की गई है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप आराम से समझ गए होंगे और अपने एज को एक बार आप रिवाइज किए होंगे कि आखिरकार मेरी एज कितनी गई हुई है और इस परीक्षा के लिए मैं कितना एलिजिबल, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सही समय पर सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। कई बार हमें गाइडेंस तब मिलता है जब हमारी एज निकल गई होती है और हम उस नियम को कोसते हैं, उस सिस्टम को कोसते हैं कि एज को बढ़ानी चाहिए या फिर घटानी चाहिए। इसलिए सही समय पर ही आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो उम्मीद है कि एज लिमिटेशन आप समझ गए होंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर ध्यान से देख रहे होंगे। तो आगे बात करते हैं कि अब मान लीजिए आप जान गए कि इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, अधिकतम सीमा 30 से 35 के बीच में है, तो इसकी शुरुआत हम कब से करें? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस परीक्षा को लेकर आपका परिवेश ये निर्धारित कर सकता है कि आप किस परिवेश में हैं। मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, आप अच्छे विश्वविद्यालय से बीए कर रहे हैं या फिर अच्छे किसी डिग्री कॉलेज से बीए कर रहे हैं, तो वहां का परिवेश ऐसा होगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि आखिरकार ये यूजीसी नेट क्या होता है, फिर इसके बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपके परिवेश के ऊपर निर्भर करता है और आपका ग्रुप कैसा है। जैसे कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि देखेंगे आपकी हमेशा वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं क्या इधर फालतू करने आऊंगा, मैं भी सिविल की तैयारी करूंगा, ठीक है। तो ये ग्रुप के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप उसमें कितना मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा कि शुरुआत में वो सिविल की तरफ उनका रुझान था, इसमें अगर सफलता नहीं मिली तो वो बाद में नेट की तरफ आना शुरू किए जब उनकी एज काफी निकल गई थी। यानी कि सिविल सर्विसेज की जो मैक्सिमम एज निर्धारित की गई, अगर 30 साल मान लिया जाए, तो इसके बाद वो लोग नेट के तरफ गए। तो अब तो वो जेआरएफ से
वंचित रह जाएंगे अगर वो कैटेगरी में नहीं है तो कुछ लोग इसमें लेट कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस परीक्षा की तैयारी को लेकर आपका परिवेश और ग्रुप बहुत कुछ निर्धारित करता है कि आप कहां पर हैं और किन लोगों के बीच में हैं। अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप बीए के अगर विद्यार्थी हैं और आपकी उम्र लगभग उस समय 21-22 वर्ष मानी जा सकती है कि आप अपना ग्रेजुएशन 21-22 वर्ष में कंप्लीट कर लिए, अगर कोई बीच में गैपिंग इत्यादि नहीं है, ठीक है। तो आप बीए थर्ड ईयर से ही, जैसे कि आप ये निर्धारित कर चुके हैं कि मुझे एमए करना है, आगे मास्टर ऑफ आर्ट्स करना है और अच्छे विश्वविद्यालय से करना है, क्योंकि मैंने सीयूईटी की तैयारी आप लोगों को करवाई है और वही सारे विद्यार्थी आगे चलकर इस परीक्षा में बैठेंगे। तो बीए से ही निर्धारित कर लें कि हमें एमए करना है और एमए के बाद एमए के साथ ही नेट के सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने पास रख लें। ये देखिए सही गाइडेंस है और सही समय पर कि आप अगर बीए में हैं तभी इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे एमए आगे करना है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एमए पास ही है, ठीक है। तो उसी के साथ से आप तैयारी में लग जाइए, इससे रिलेटेड सिलेबस को रख लीजिए। और अगर आप देखेंगे कि बीए एक ऐसा मोड़ है विद्यार्थियों के जीवन में जो कि कई तरफ उनको ले जाने का प्रयास करता है। ये भी एक चौराहा की तरह, ठीक जैसे कबीर एक चौराहे पर खड़े हैं, उनके दाएं तरफ कुछ जा रहा है, बाएं तरफ कुछ, सामने कुछ और पीछे कुछ। चौराहा बड़ा ही खतरनाक होता है। चौराहा कहने का मतलब निर्णय लेना है आपको, क्योंकि हर कदम कदम पर आपको चौराहा मिलेंगे और आपको निश्चित करना है कि आप किधर जाना है। मान लीजिए विद्यार्थी दो चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट रहते हैं कि प्लान ए वो सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, तो यही उम्र है कि उनको सिविल की भी तैयारी करनी है और यही उम्र है कि उनको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, रिसर्च के एरिया में भी जाना है। तो मान लीजिए इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्लान बी अगर आपका एकेडमिक है, एकेडमिक जब मैं कह रहा हूं तो उसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों प्लानों को आपको लेकर चलना है। आप भले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा को भी आप उसी के समानांतर तैयार कर सकते हैं और अपने को मेंटली तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदी साहित्य को ऑप्शनल में लिए हुए हैं, तो एमए करते ही आप नेट जेआरएफ के एग्जाम को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि तैयारी की शुरुआत कब से करें। तो मेरा ये मानना है कि आपको यूजी लेवल से ही, अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही आपको ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे जिस एरिया में जाना है उस पर आप फोकस रहें। उसमें एक यूजीसी नेट को भी आप अपने प्लान बी में जरूर रखकर चलें, क्योंकि हर सोसाइटी चाहती है कि उसके आसपास के लोग या फिर फैमिली चाहती है कि सिविल सर्विसेज को लोग प्राथमिकता पर देते हैं। बहुत रेयर केस में आप देखेंगे 2 से 3% लोग ही अपने बच्चों को एकेडमिक्स एरिया में भेजना चाहते हैं। कारण इसका यही है कि सिविल में जहां आपको एक तरीके से पावर, जिसको मैं बोलता हूं मसल पावर, और एकेडमिक में आपको मोरल पावर मिलता है। तो एकेडमिक में बहुत ज्यादा पावर तो है नहीं, लेकिन इसके पावर को अगर आप महसूस करेंगे तो लगेगा कि ये जो हमारा एरिया है वो ज्यादा अच्छा है। तो दोनों चीजें हैं, ध्यान में बस आपको रख लेना है कि बीए के अंतिम वर्ष से ही यूजीसी नेट की परीक्षा को ध्यान में रख लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार मैं कब इस परीक्षा की शुरुआत किया था या फिर इसके बारे में जाना था। मुझे याद आता है कि जब मैं बीएचयू में बीए कर रहा था और शुरुआत में मैं हॉस्टल में नहीं था बल्कि डेलीगेसी में था। एक एरिया है चित्तूपुर, आप लोग अगर वाराणसी से हैं तो जानते होंगे, वहीं पर मैं कमरा लेकर रहता था। तो एक सीनियर थे जो कि सोशल साइंस के थे और उनके मुंह से मैं पहली बार सुना कि मुझे जेआरएफ करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो मेरे दिमाग में आता था कि ये जेआरएफ क्या होता है। अब मैं केवल सुना लेकिन उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन हॉस्टल में मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे जो सीनियर हैं वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उस जमाने में लिखित परीक्षा होती थी। अच्छी बात यह थी कि जिस तरीके से यूपीएससी में लिखित एग्जाम हुआ करते थे उसी तरीके से जेआरएफ का भी लिखित एग्जाम होता था और एक तरीके से देखा जाए तो उसकी काफी महत्ता थी, कीमत थी। जिस तरीके से आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर, अभी तो पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है और लगता है कि कुछ लेवल है, बीच में तो स्तर को काफी गिरा दिया गया था, ठीक है। तो पहले जेआरएफ जब लिखित हुआ करता था तो हमारे कई सीनियर्स कहते थे कि 6-6 घंटा हमें लिखना पड़ा। तो मेरे मन में एक अजीब उत्साह या फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि ये कैसा एग्जाम है जिसमें लगातार लोग बैठ के लिखते रहते हैं, यानी कि काफी मेहनत वाला एग्जाम। तो सीनियर्स अक्सर आप देखेंगे कि जितना आप अपने
शिक्षकों से ग्रहण करते हैं उससे ज्यादा आप अपने सीनियर से ग्रहण करते हैं। इसलिए आप जिस भी एरिया में हो, चाहे आप इलाहाबाद जैसी जगह पर तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, चाहे लखनऊ में तैयारी कर रहे हो, चाहे पटना में तैयारी कर रहे हो, आप 2-4 अच्छे सीनियर्स जरूर चुन कर रखिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो सीनियर्स का आपके जीवन में अहम रोल हो सकता है। और हॉस्टल लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग विद्यार्थियों का एक समूह रहता है। हॉस्टल लाइफ एक बहुत ही अलग तरीके की लाइफ होती है और शायद विद्यार्थी जीवन के बाद इस तरीके की लाइफ आए। तो हमने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इस परीक्षा के बारे में सुनना शुरू किया था। लेकिन मेरी एक आदत थी, मैं नोट्स काफी बनाता था और कई तरीके के नोट्स बनाता था। 6-6 प्रकार का मैं नोट्स बनाता था और अलग अलग ग्रुप्स को देने के लिए। जैसे जो विद्यार्थी बदमाशी में है, अब वो ग्रुप बनाकर इधर उधर घूम रहे हैं, अब वो कभी अगर मुझसे कोई नोट्स मांग दे तो मैं उनको नाराज नहीं करता था। एक नोट्स उनके लिए भी बनाकर मैं रखता था ताकि ये शांति से पढ़े और मुझे भी शांति से पढ़ने दे। जो बदमाशी वाला ग्रुप जिसको मैं कह रहा हूँ, वो अक्सर बीए के दिनों में इस तरीके के कुछ कुछ ग्रुप होते हैं। अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में भी आप देखेंगे, खासतौर से बीएचयू में तो बिरला हॉस्टल के नाम पे बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, जो कि उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं कि जो भी बिरला का नाम है उसको हमें रोशन करना है। तो बाद में मैं डेलीगेसी में तो था, लेकिन बाद में मैं हॉस्टल में चला गया। तो वहां पर विद्यार्थियों के लिए मैं अलग अलग का नोट्स भी बना के रखता था। और जो भी बदमाशी वाले ग्रुप के बच्चे हुआ करते थे, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को उतना परेशान नहीं करते थे। तो ये एक अच्छी चीज उन लोगों में होती थी। एक दिन की घटना है, जब मेरे जीवन में थोड़ा सा वहां से टर्निंग मोड़ आता है कि मैं नोट्स बनाता था तो मुझे लगता था मैं दिखाऊं किसको। तो मुझे लगा कि अपने प्रोफेसर लोगों को ही मैं दिखाता हूँ। और बीए के बच्चों को आप कहीं भी देखेंगे बच्चा ही माना जाता है। जितना कि एमए के बच्चों को, पीएचडी के बच्चों को सम्मान दिया जाता है या फिर उनकी बातों को थोड़ा गंभीरता से लिया जाता है, बीए के बच्चों की बातों को उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है। फिर भी मैं हिंदी भवन में बीएचयू में जाता था और अपने टीचर्स को नोट्स दिखाता था। तो एक मैम थी जिनका नाम था श्रद्धा सिंह। इनको जब मैंने नोट्स दिखाया तो इन्होंने कहा कि अगर तुम इस तरीके से लिखते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा जेआरएफ हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि कहीं मैम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं रही है। लेकिन तब मैं इस शब्द को थोड़ी सी गंभीरता से लिया। उस समय मैं आ चुका था सेकेंड ईयर में, बीए सेकेंड ईयर में मैं आ चुका था। उस जमाने में सेमेस्टर सिस्टम इत्यादि नहीं था, ठीक है। उस जमाने में साल भर में एक बार परीक्षा होती थी। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मेहनत करूं, जब इस तरीके से हमारे टीचर्स ही इस बात को कह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रतिभा दिख रही होगी, लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर यूजीसी नेट से रिलेटेड मैंने किताब खरीदी, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की, ठीक है। इसके बाद वो बीए की परीक्षा में भी काम में आ रही थी और पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया था, तो वो भी चीजें हमें समझ में आने लगी। फिर टर्निंग मोड आया कि उसी पढ़ाई के बदौलत मेरा एडमिशन जेएनयू में हो गया और वहां पर भी मैंने देखा कि एमए में जो भी विद्यार्थी हैं वो सब यूजीसी नेट की तैयारी में लगे हुए हैं और वहां पर भी हमने सीनियरों से बहुत कुछ सीखा। वहां पर मुझे 2 सीनियर याद आते हैं और ये बात कहते हुए बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि ये दोनों सीनियर्स अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, जिसमें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक हमारे सीनियर थे वीरेंद्र मीणा। इन्होंने एक तरीके से मैं कहूँ कि जेएनयू के कैंपस में यूजीसी नेट के लिए बच्चों को काफी प्रेरित किया था। सबसे पहले इनका हमारे सीनियरों में जेआरएफ हुआ था। अभी ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। इसके बाद हमारे एक और सीनियर इन्हीं के साथ थे, राजकुमार मीणा, डॉक्टर राजकुमार मीणा, जो कि इस समय बीएचयू में है। तो इन दोनों का एक ही साथ जेआरएफ और नेट हुआ था। तो हमारे क्लास में, क्योंकि हम सब इनके जूनियर थे, तो एक दिमाग में आ गया कि हमारे जब सीनियर्स इस परीक्षा में बैठ रहे हैं तो हम क्यों ना बैठे। फिर हम लोग इन लोगों से गाइडेंस लेना शुरू किया और इन लोगों ने अच्छे से किताबों को बताया और सारी चीजें इन्होंने बताया कि किस तरीके से परीक्षाओं की तैयारी करना है। और हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जन्मजात किसी भी परीक्षा के बारे में नहीं जानता है, बल्कि वो अपने परिवेश और ग्रुप से जानता है कि इस परीक्षा की तैयारी हमें कब करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। तो हमने इस परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया। सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में लगातार बैक टू बैक 2 बार जेआरएफ होने का मौका मिला। इसके बाद तो पूरा फिर गाइडेंस का दौर ही चलने लगा, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने नेट जेआरएफ के बारे में बीए में जानना शुरू कर दिया था। कारण ये था कि बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में, जो कि प्योर एकेडमिक विश्वविद्यालय है, जैसे अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होते तो शायद आप सिविल की तरफ जाते, लेकिन बीएचयू एकेडमिक के तौर पर थोड़ा सा अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है और जेएनयू फिर उसे एक कदम आगे।
तो दोनों विश्वविद्यालयों का जो सामंजस्य रहा उसका काफी मुझे लाभ मिला। वरना मेरे भी फैमिली बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि इस परीक्षा को लेकर उतनी जानकारी नहीं थी। आगे अगर बात करें कि तैयारी के लिए गाइडेंस अगर आपको लेना है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और उनमें से किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, किसको नहीं रखना है। जैसे जब भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली जो बात आती है कि इसके लिए कोई बेस्ट कोचिंग बताइए। ठीक है, आप अपनी कोई बुक नहीं खरीदे, किसी से मिले जुले नहीं, लेकिन बेस्ट कोचिंग के बारे में। बेस्ट कोचिंग अगर मैं कहूं तो ये शब्द ही क्या है अभी के हाल में निरर्थक के तौर पर, कोई चीज बेस्ट नहीं होती है। आप देखेंगे कि हाँ काम चलाओ आपके सिलेबस इत्यादि से रिलेटेड कोई चीज बता दी जाए, लेकिन बेस्ट के चक्कर में हो सकता है कि आप भटक जाए। तो इस परीक्षा के लिए खासतौर से यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए कोचिंग की जरूरत है। अगर आपके मन में कोचिंग करके संतुष्टि हो रही है तब तो आप कोचिंग कीजिए, इस चीज को मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत गाइडेंस आपके सीनियर के माध्यम से मिल जा रही है, आपके परिवार में पहले से कोई ऑलरेडी इस परीक्षा में बैठ रहा है उसके माध्यम से मिल जा रही है, आपके रिलेशन में अगर कोई नेट जेआरएफ निकाल लिया उससे कुछ गाइडेंस आप ले लेते हैं, और हमारे जैसे लोग, मैं जहां आपका एक शिक्षक हूं वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर बीएचयू और जेएनयू के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो मैं उनका सीनियर भी। मैं पेशेवर तौर से यूट्यूब पर कोई प्रोफेशनल टीचर के रूप में नहीं, नोट्स बेचने वाले टीचर के रूप में नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने अपने लाइफ में कमाया है, ध्यान रखना है, हमने अपने लाइफ में अर्न किया हुआ है, कमाया अपने मेहनत से, उसको अब बारी है आप सभी के बीच में बांटने की, देने की, कि सही समय पर सही गाइडेंस कैसे दिया जाए। तो आप मुझे शिक्षक के तौर पर भी देख सकते हैं, अपने सीनियर के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे लोग जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं उनके गाइडेंस को ध्यान में रखना है और गाइडेंस के हिसाब से बुक्स खरीद लेना है। कोई अगर पाठ्यक्रम के अनुसार गाइड है तो उसको खरीद लीजिए, फिर ओल्ड पेपर्स को खरीद कर या डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोचिंग के पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने देखिए इसको यहाँ पर कट का निशान लगा दिया। यानी आपको अगर इस परीक्षा की तैयारी करना है तो उसके गाइडेंस के रूप में इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान में रख सकते हैं। एक अच्छा सीनियर अगर आपके लाइफ में है तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, आप इसकी पहचान कीजिए कि कौन सीनियर है, क्योंकि सीनियर तो कई तरीके के होते हैं। कुछ सीनियर आपको मिल जाएंगे जो आपको समय समय पर चाय नाश्ता इत्यादि कराते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन कुछ सीनियर होते हैं जो कि आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो दोनों तरीके के सीनियर्स होते हैं, फैमिली रिलेशन और इस तरीके का यूट्यूब जो भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जो भी चीजें बताई जाए उनको बिल्कुल आप ध्यान में रखें, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। जैसे आपने समझ लिया कि उम्र के बारे में और कब से तैयारी कर लेना चाहिए और सही गाइडेंस कैसे किसी किसी लेना चाहिए, फिर आपके मन में आएगा कि इसके लिए योग्यता क्या होगी या फिर एग्जाम कब से दे सकते हैं। इसमें दो प्रश्न छिपे हुए हैं कि योग्यता क्या है और इस एग्जाम में अगर बैठना चाहते हैं, इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैठना चाहिए कि सेकंड सेमेस्टर में कि थर्ड में कि फोर्थ में, या फिर एमए पास हो जाना चाहिए तब बैठना चाहिए। इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो इसमें बात है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होना चाहिए, और ये आप अनुमान लगाकर चलिए कि आपका 55% से कम मार्क्स नहीं आएगा। 55% अगर मैं देखूं तो इसको मैं सेकेंड डिवीजन भी कर सकता हूं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आप अगर हैं तो अच्छी बात है। फर्स्ट डिवीजन में भी कई तरीके की कैटेगरीज हैं, अगर आप ग्रेड सिस्टम में होंगे तो उसमें भी ए है, ए प्लस है, ए माइनस है, अलग अलग है। लेकिन देखिए आप यहाँ पर इसकी जो योग्यता दी गई है कि जनरल कैटेगरी में पीजी में आपका नंबर होना चाहिए 55%। 55% से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही से कुछ लोगों का नंबर 54.9 हो गया हो, लेकिन इस तरीके का ना हो। कम से कम आप अपना टारगेट बनाइए कि आपका फर्स्ट डिवीजन तो रह ही रहे। ठीक है, वर्तमान समय में 55% बहुत कम लोगों का ही होता होगा, क्योंकि चीजें बदल गई हैं और लोगों में जागरूकता भी आई। अब तो थर्ड डिवीजन किसी का नहीं सुनाई देता है, सेकेंड भी नहीं सुनाई देता है, फर्स्ट में ही 60, 70, 70, 80, 80, 90, 95 तक के परसेंटेज में ही हम देखते हैं कि एक दूसरे से लोग सुपर या फिर नीचे रहते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन ही ज्यादातर दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस परीक्षा में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है कि अगर आप मान लीजिए 55% ला देते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में तो इस फॉर्म को भर देंगे। अगर मान लीजिए आप कैटेगरी में
ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो आपका 50% होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कैटेगरी में 5% की छूट दी गई है। ठीक है, तो रेयर केस में लगभग सभी विद्यार्थियों का फर्स्ट डिवीजन होता है और नहीं होता है तो आपको लाना है। क्योंकि जब मैं अपने एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो पहला ही टारगेट उनको मैं देता हूं कि बीए में क्या पढ़े थे मुझे नहीं पता है, लेकिन एमए में 75% से कम नंबर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। खासतौर से मैं जो पेपर पढ़ाता हूं और फिर जो भी अन्य पेपर हैं सब में टारगेट करके चलो कि 75% लाना ही लाना है। अगर नहीं ला पाते हैं तो 70% अगर मेहनत करेंगे तो 70% तक तो आ ही जाएगा। कुछ विद्यार्थियों का आया भी है। तो कहने का मतलब ये है, मोटे तौर पर आपको देख लेना है कि जनरल कैटेगरी में 55% आपका मार्क्स होना चाहिए पीजी हिंदी में, और अन्य कैटेगरी में है तो 50%। अब एग्जाम कब दे सकते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। अगर आप इस एग्जाम को देखना चाहते हैं, कई बार लोग एग्जाम में बैठते हैं बिना तैयारी के ही बैठ जाते हैं और देखना चाहते हैं कि अपने पूर्ववर्ती ज्ञान के आधार पर हम इस परीक्षा में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो देखने के लिए देते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन आप अगर ये दृढ़ संकल्प कर लिए हैं कि मुझे क्वालिफाई ही होना है तो फिर आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर से एकदम से जी जान से इसमें लग जाइए। पहले इसके जो भी प्रमाण पत्र की वैलिडिटी हुआ करती थी वो 3 वर्ष थी, लेकिन अब इसको कम करके 1 वर्ष कर दिया गया है। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते हुए कम से कम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में इस एग्जाम को जरूर दीजिए, जिससे कि आपका 1 वर्ष कंप्लीट होते होते कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन हो जाए। और पीएचडी में एडमिशन उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा जरूरी है जो इस परीक्षा में जेआरएफ क्वालिफाई हो गए। जो नेट है वो तो प्रयासरत ही रहेंगे, लेकिन जेआरएफ के लिए 1 वर्ष है। बाकी के लिए इस 1 वर्ष की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर वो नेट करके ही संतुष्ट है और परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहना चाहते हैं, कमीशन से आ गई या फिर फॉर्म भरने के लिए, तो काफी है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं कि इस परीक्षा का माध्यम क्या है, यानी कि मीडियम क्या है, किस मीडियम में इसका एग्जाम होता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, आप पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आप हिंदी साहित्य विषय से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सेकेंड पेपर है जो हिंदी साहित्य है वो हिंदी में ही रहेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि सर हिंदी का पेपर किस भाषा में रहेगा। तो हिंदी का पेपर कहीं भी जाएंगे, ऑल इंडिया में कहीं भी जाएंगे या फिर विदेश में भी जाएंगे तो हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप एक गॉड गिफ्टेड मानकर चलिए कि हिंदी का पेपर हिंदी में रहेगा। हाँ, पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पेपर है। अगर मान लीजिए कुछ विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे होंगे जो अलग विषय के होंगे तो उनके पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य का अगर विद्यार्थी यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को आप लोग देख रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि फर्स्ट पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन सेकेंड पेपर आपका पूरा हिंदी में होगा। लेकिन आप देखेंगे वो भी हिंदी जो आप व्यवहार में प्रयोग करते हैं उससे थोड़ी सी क्लिष्ट होगी, कठिन होगी। आपको शब्दों के अर्थ की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये तो हो गया माध्यम। अब बात करते हैं अंक योजना। जब भी अंक योजना की बात होती है तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो यूजीसी नेट में अभी तक निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी 150 प्रश्न पूछा जाएगा पूरा आप कर सकते हैं। उसमें कोई प्रश्न अगर आप चाहें कि पूरा करें तो पूरा करके आ सकते हैं, या फिर आप समय के अनुसार जितना भी हल कर पाए। तो निगेटिव मार्किंग नहीं, कुल मिलाकर ये बात है। अंक योजना इस तरीके से है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 2 अंकों का है। ठीक है, तो देखा जाए तो 150 प्रश्न है तो टोटल अंकों की संख्या हो गई 300। ठीक है, 300 में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप 100 क्वेश्चन कर देते हैं तो आप इस परीक्षा में सेफ जोन में चल रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन का मतलब 200 नंबर, यानी 300 में 200 नंबर होगा तो आप इस परीक्षा में सेफ जोन में है। आपका नेट या जेआरएफ होने का ज्यादा चांस है। अब जब इस वीडियो के बारे में मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चन तैयार करके जाइए तो विद्यार्थियों को क्वेश्चन और मार्क्स में अंतर ही नहीं पता चलता है। एक विद्यार्थी ने लिखा कि मेरा तो 124 नंबर था तो भी मेरा नहीं हुआ। तो आपको ध्यान में रखना कि आपका जो 24 नंबर है वो लगभग 62 क्वेश्चन के बराबर है, और जबकि मैं 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे
अंतरों को भी ध्यान में रखिए कि कितने क्वेश्चन की बात की जा रही है, कितने अंकों की बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का मोड क्या होगा, यानी किस मोड में ये एग्जाम कराया जाएगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो ये एग्जाम ऑनलाइन कराया जाता है और इसको कहा जाता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर आधारित एग्जाम लिया जाता है, आपको एक पीसी दिया जाता है और सेंटर निर्धारित किया जाता है, आप जाते हैं और सब कुछ भरते हैं, इसके बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में सभी के पास मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ विद्यार्थी हैं जो कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं, तो हो सकता है कि उस दिन एग्जाम में थोड़ा उनको मुश्किलें पैदा हो जाए। तो एग्जाम का मोड जो है ऑनलाइन है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। तो ये भी प्रश्न आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जाम देना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न यानी कि इसमें दो पेपर होंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो 50 प्रश्नों का होगा, और 50 प्रश्न है तो इसमें 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो ये 100 नंबर का हो गया। तो पेपर 1 जो कि 50 प्रश्न पे आधारित होगा, 100 अंकों का होगा, ठीक है। और इसमें पूरा इसका सिलेबस दिया गया है पेपर 1 का, उसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की है और आगे अगर आप कहेंगे तो हम चर्चा करेंगे। और अच्छी बात यह है कि कुछ ही दिनों में मैं पेपर 1 पर भी चुनिंदा कुछ इकाइयों पर आप सभी से चर्चा करूंगा, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करूंगा। तो ये इस चैनल के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर हो सकती है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और अंकों की संख्या 200, यानी टोटल जो 300 की मैं बात कर रहा था यहां पर पूरा आपने देख लिया। यानी जो एग्जाम का पैटर्न है, इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि 50 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का। पेपर 2 जो कि 100 प्रश्नों का होगा और 200 अंकों का। टोटल 300 अंकों की एग्जाम है और 150 प्रश्न रहेंगे। अब इन 150 प्रश्न को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया है, यानी कि आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अब का जो पेपर आ रहा है उसमें प्रश्न को पढ़ने में ही 1-1 मिनट लग जा रहा है, ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा ही। कुछ प्रश्न जैसे उलझाऊ भी होते हैं और कुछ प्रश्नों को आप सेकेंडों में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि आपके पास समय क्या है, पर्याप्त ही है। 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करना है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। पहले जब एग्जाम हुआ करता था तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में ब्रेक होता था, लेकिन इस एग्जाम में किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं है। एक बार अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ गए तो आप पूरी परीक्षा को निपटा कर ही आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि पेपर पैटर्न को भी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो ये तो प्रश्नों पेपरों के बारे में बात हुई, लेकिन प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, तो इसके लिए आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे और उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। तो इस चैनल पर भी पुराने पेपर्स उपलब्ध हैं और उसके आधार पर प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है और साथ में सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज चीजें भी मौजूद है। एक प्रश्न और बच गया कि मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो मैं बता दूं कि आप अगर बीए किसी भी पैटर्न से किए हो या बीएससी किए हो और आपके दिमाग में आ गया कि मैं बीएससी बीकॉम या फिर बीए में जो भी दूसरा कुछ विषय लिया हुआ था उसमें नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ, हिंदी विषय को आगे मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ और इसी से हमने पीजी कर लिया, तो आप इस परीक्षा के लिए एकदम से एलिजिबल है। यानी कि आपका हिंदी विषय में पीजी होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया है, उससे कोई खास यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस ये है कि आप उस हिंदी विषय से पीजी किए हो और आपका जो भी 55% नंबर हो, 50% नंबर हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप इस परीक्षा में आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ये परीक्षा 3 उद्देश्यों से कराई जा रही है। पहला है कि आपको जेआरएफ के लिए है, दूसरा है कि नेट के लिए है और तीसरा इसी में है कि पीएचडी भी आप अगर करना चाहते हैं तो इसी परीक्षा के थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि एक परीक्षार्थी के मन में जो भी सवाल उठते हैं उन सभी सवालों को हमने इस वीडियो में कैच करने की कोशिश की है और अब आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।